बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शुरू किया हुआ है। सबक की पढ़ाई और पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं। उससे पहले हमने पहले 3 पैराग्राफ की तशरीह कर ली है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम इसके चौथे पैराग्राफ की तरफ। ये पैराग्राफ, ये सबक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम है। सबक की पढ़ाई करते हैं। बुलबुल एक रवायती परिंदा है। रवायती, मशहूर, बयान किया हुआ, दोहराया हुआ, जो हर जगह मौजूद है सवाए वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। अगर आप ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशगुलू अच्छी आवाज़ वाले परिंदे को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। कसूर, गलती या खता। हमारे शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल, असली हकीकी इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कोहे हिमालया, हिमालया के पहाड़, मुरकब इजाफी है कि दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहे हिमालया के दामन में शायर नहीं होते। ठीक है, ये था पैराग्राफ और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। आ जाते हैं हम इसकी तशरीह की तरफ। सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी का कॉलम बना के मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाती है हेडिंग सियाको सबाक की। इसका मिसाली सियाको सबाक जो है वो तैयार करा दिया गया हुआ है पिछली वीडियो में। आप वो तैयार कर लेंगे तो इस सबक का कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप उसके आगाज़ में वही सियाको सबाक तहरीर करेंगे। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की मिसालें देकर हमारे मुआशरती रवैयों पर जो है वो तंज़ किया है। ठीक है, ये तशरीह में ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि बुलबुल एक बहुत ही मशहूर और मारूफ परिंदा है जो हमारी पुरानी कहानियों, हकायात और शायरी में मरकज़ी हैसियत का हामिल रहा है। हमारे अदब में जो है बुलबुल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है और ना सिर्फ माजी में किया गया है बल्कि अभी भी बुलबुल का इस्तेमाल जो है वो अपनी तहरीरों में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शायर हज़रात जो हैं वो बुलबुल को इसकी खूबसूरत और मधुर आवाज़ की वजह से बहुत पसंद करते हैं। ये परिंदा हर जगह मौजूद होता है, हत्ता कि ये परिंदा वहाँ भी पाया जाता है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग समझते हैं कि आपने चिड़ियाघर में या किसी दूसरी जगह पर बुलबुल देखी है तो यकीनन आप गलती पर हैं, क्योंकि आपने बुलबुल नहीं बल्कि कोई और परिंदा देख लिया होगा और आप उस परिंदे को जो है वो बुलबुल समझ रहे हैं। दरअसल हम इस गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि उस परिंदे को जिसकी आवाज़ सुरीली हो और बहुत अच्छा गाता हो तो हम उसको बुलबुल समझ लेते हैं। हमारी इस गलत फहमी की वजह हमारे अदीब और शोरा हैं। हमारे शायर हजरात ने ये गलत फहमी हमारे अंदर पैदा की है। उन्होंने ही जो है खूबसूरत और सुरीली आवाज़ को बुलबुल की ज़ात के साथ जोड़ दिया है कि कोई भी खूबसूरत आवाज़ वाला परिंदा हो हम उससे जो है वो बुलबुल समझ लेते हैं। हालांकि ये हकीकत है कि शायरों ने ना तो बुलबुल को कभी देखा है ना ही इसे गाते हुए कभी सुना है, बस यूं ही उसे शायरी का हिस्सा बना दिया है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी जो है सोचे समझे बगैर उन्होंने हर परिंदे को बुलबुल करार दिया है।
جبکہ اصلی بلبل تو ہمارے ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ سنا ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ہوتی ہے، مگر ہمالیہ کے پہاڑ کے دامن میں شاعر حضرات نہیں ہوتے جو اسے گاتے ہوئے سنیں اور دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس پیراگراف کی تشریح تھی۔ اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ آہوزاری رونا دھونا، یہ بھی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے نہایت اہم پیراگراف ہے۔ اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ اکسایا جانا، بھڑکانا، بہکانا۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مضحکہ خیز ہوتا ہوگا۔ مضحکہ خیز، مزاحیہ۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ جھوٹی خبر کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا۔ نالا و شیون مرکب عطفی ہے۔ رونا دھونا، فریاد کرنا، آہوزاری کرنا۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض صرف چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ متن، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کے بعد آ جائے گا کشیدہ الفاظ کے معنی، الفاظ معنی کا کالم بنائیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی ہماری سیاق و سباق، اور پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی ہماری تشریح۔ زیر نظر اقتباس میں مصنف نے بلبل کے گانے کی خصوصیات کو موضوع بنا کر ملک کے موسیقاروں کو اور شاعروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بلبل نہایت ہی معروف و مشہور پرندہ ہے۔ وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ پرندہ وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عام طور پر ہماری شاعری میں بلبل کو غم کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے بلبل کو رونے دھونے، آہوزاری اور فریاد کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کی آواز، اس کی آہوزاری دل پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، لیکن یہ سب بے تکی اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ ویسے بھی بلبل ہونا مزاحیہ بات ہی ہوگی۔ شاعر حضرات رونے دھونے اور فریاد کرنے کی ہر چیز کو جو ہے بلبل کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بلبل کو نالا و شیون، فریاد کرنے کا، آہوزاری کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ وہ تو نہایت ہی خوش مزاج پرندہ ہے اور ہر وقت خوش رہنا چاہتی ہے۔ کسی شاعر نے ہی یہ بات جو ہے وہ اڑائی تھی کہ اس نے رات کے دیر تک بلبل کو گلاب کی شاخ پر بیٹھے آہوزاری اور رونا دھونا کرتے سنا تھا۔ اس کے خیال میں وہ پرندہ بلبل ہی ہے اور وہ گریہ و زاری بھی اسی کی تھی۔ ویسے بھی رات کے اندھیرے میں اگر انسان کی نظر کمزور ہو، اسے اینک لگی ہو تو اینک نہ لگائی ہو تو اسے کچھ کا کچھ ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بلبل بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی بہت بڑا پرندہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پروں سمیت چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ اگر اس کے پر اس سے علیحدہ کر دیے جائیں تو بلبل کچھ زیادہ باقی نہیں بچتی۔ آ جاتے ہیں ہم پیراگراف نمبر 5 کی طرف۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ غمگین، افسردہ، خانگی، گھریلو، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل حقیقت میں بلبل ہمیں محظوظ لطف اندوز کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، ہرگز، بالکل بھی اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ فکر، غم۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے پکے راگ، کلاسیکل گیت۔ بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں، موسیقی کے سر ترتیب دینے والے سے بہتر ہے، اچھی ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاپ نہیں لیتی۔ الاپ، سر، آواز کا اتار چڑھاؤ بے سری ہو جائے، بے سری سر میں نہ رہے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، نکمے، ناکارہ۔ آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔
सबसे पहले हवाला मतन। सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी मुश्किल अल्फाज के मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी सियाको सबाक। इसका मिसाली सियाको सबाक तहरीर कर दिया बता दिया गया है पहली वीडियो में, आप वो तैयार कर लें तो इस सबक में जो भी पैराग्राफ आएगा आप उसके आगाज़ में वो मिसाली सियाको सबाक तहरीर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी तशरीह की तरफ। ज़ेरे नज़र तशरीह में मुसन्निफ ने बुलबुल के गाने की खसूसियात को मौजू बनाकर हमारे शायरों और अदीबों पर तनकीद की है। मुसन्निफ जो हैं बुलबुल की मौसीकी की खसूसियात बयान करते हुए कहते हैं कि बुलबुल के राग पक्के हैं या कच्चे, इस सिलसिले में वो कुछ भी नहीं जानते। परिंदों की नफ्सियात के माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की असल वजह दर हकीकत इसके गमों और दुखों से भरी हुई घरेलू ज़िंदगी है। बुलबुल हमें खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं गाती, वो हमारे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने का ख्याल नहीं रखती कि हम उसकी आवाज़ को जो है उससे लुत्फ़ उठा रहे हैं, बल्कि वो अपने दुखों और परेशानियों के इजहार के लिए हर वक्त गाती रहती है। बहरहाल बुलबुल के गीत फ़न मौसीकी के म्यार पर पूरे उतरते हैं ये नहीं उतरते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये हमारे मुल्क के बहुत से मौसीकारों और गुलकारों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बुलबुल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ज़्यादा देर तक मुसलसल गाती नहीं रहती। जिस तरह हमारे बेसुरे मौसीकार कई कई घंटे जो हैं वो बेसुरे राग जो हैं वो अलापते रहते हैं और हम जो हैं मौसीकी को सुनने वाले उससे तंग आ जाते हैं। बुलबुल अगर बेसुरी हो जाती है तो वो बहाने नहीं बनाती। जिस तरह हमारे मौसीकार और गुलकार अपने बेसुरेपन को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि आज हमारा गला ख़राब है, इस वजह से सुर बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, या आज धुन बनाने वाले ने अच्छी धुन नहीं बनाई, उस वजह से सही नहीं गाया जा रहा। अगर आप बुलबुल के गीतों से तंग आ जाते हैं, आप उसे और नहीं सुनना चाहते, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे चुप करा सकते हैं, जबकि हम इन बेसुरे मौसीकारों को बिल्कुल भी खामोश नहीं करा सकते, बल्कि उन्हें बड़े हौसले और तहम्मुल के साथ मजबूरन बैठकर मुसलसल सुनना पड़ता है। ये थे पैराग्राफ और उसकी तशरीह। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए, उसके बाद जो है वो पैराग्राफ की रीडिंग कीजिए, अल्फाज मानी तैयार करके, फिर जो है वो प्रैक्टिस कीजिए तशरीह की, और आपके तमाम पैराग्राफ इस तरह तैयार होते चले जाएंगे। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम लेसन्स की जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी सबक जो है वो मिस नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।